परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी के जो बचे हुए आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1931 में वह पहली हिंदी फिल्म जिसमें आवाज़ थी, मतलब कि पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो फिल्म थी आलम आरा। और कल हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि भारत की सत्यजीत रे की वो कौन सी फिल्म थी जिसमें जब जमींदारी प्रथा अपने अंतिम पड़ाव पे थी तो जमींदारों के जीवन में क्या प्रभाव आया था, तो वो मूवी का नाम बताइए। तो जल सागर। तो उस मूवी के नाम के साथ ही कल हम लोगों ने फिल्म जगत में जो फिल्म से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस किया था। आज फिर से वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि इससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि पहली फिल्म कौन सी थी। तो पहली फिल्म कौन सी थी? 1913 में राजा हरिश्चंद्र। और वो फिल्म किसने बनाई थी? तो दादा साहब फाल्के ने, भारतीय फिल्म जगत के पितामह। तो भारतीय फिल्म जगत के पिता कौन है? दादा साहब फाल्के। उन्होंने 1913 में पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। और दादा साहब फाल्के का एक पूछा जाता है पूरा नाम, तो उनका पूरा नाम क्या है? धुंधराज गोविंद फाल्के। उनका पूरा नाम क्या है? धुंधराज गोविंद फाल्के। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक तो 1913 में भारत में पहली फिल्म बनी थी, वो पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है? धुंधराज गोविंद फाल्के। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया हम लोगों को कि 1931 में पहली फिल्म बनी थी जिसमें आवाज़ थी, मतलब पहली बोलती फिल्म। तो पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। अब आलम आरा को किसने निर्देशन किया था? तो उसका नाम है अर्देशीर ईरानी। तो अर्देशीर ईरानी ने आलम आरा फिल्म डायरेक्ट की थी। तो 2 क्वेश्चन हो गए। देखिए डेट, 1913 में पहली फिल्म, 1931 में पहली बोलती फिल्म। पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन बनाया था? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधराज गोविंद फाल्के। अब इससे रिलेटेड जो कल भी बात हुई थी, कल के क्वेश्चन में भी जो मतलब हम लोगों ने फिल्म से बात की थी, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो पहली फिल्म थिएटर किसने बनाई थी? उसका क्या नाम था? मनी सेठना। क्या नाम था? मनी सेठना। तो पहली फिल्म थिएटर मनी सेठना। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि पहली विदेशी फिल्म, पहली बाहर की फिल्म, पहली विदेशी फिल्म, फर्स्ट फॉरेनर मूवी जो भारत में दिखाई गई थी, तो उसका क्या नाम था? लाइफ ऑफ, मतलब ईसा मसीह के जीवन पे मूवी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। दूसरा ये क्वेश्चन तो हो गया। पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा। पहली औरत, पहली महिला जिसने फिल्म में एक्टिंग की, डायरेक्टर भी रही और फिल्म को प्रोड्यूस भी किया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था फातिमा बेगम। उसका नाम था फातिमा बेगम। और तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए? पहली फिल्म इंग्लिश फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट, पहली थिएटर मनी सेठना, पहली लेडी जिसने फिल्म बनाई, प्रोड्यूस की और डायरेक्ट किया फातिमा बेगम, पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म 1931 में कौन सी? आलम आरा। अब पहली कलर्ड मूवी कौन सी है? किसान कन्या। पहला कलर, पहली रंगीन फिल्म, पहली रंगीन। तो पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। तो पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में, पहली किसान कन्या। और सबसे बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में। तो ये रहे फिल्म से क्वेश्चन। और ऐसे फिल्म से बार बार यही क्वेश्चन, मतलब ये 8-10 जो क्वेश्चन है यही बार बार आएंगे। कल क्वेश्चन नया था कि वो
जमींदारी प्रथा जब डिक्लाइन हो रही थी, जब ख़त्म हो रही थी, तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सत्यजीत रे की मूवी इस फिल्म का नाम बताए। तो उस फिल्म का क्या नाम था? जल सागर। जल सागर। तो ये है पूरी फिल्म जगत से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ हार्वेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि फसल कटने के बाद कौन सा त्यौहार भारत में, मतलब कौन सा त्यौहार इसमें है जो फसल कटने के बाद मनाया जाता है। मतलब फसल कटने के उपरांत फसल अच्छी होती है, तो अपने यहाँ एक प्रचलन है, अपने मतलब संस्कृति का एक हिस्सा है कि हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो उनमें से कौन सा ऑप्शन है? गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है? महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। ईद उल फितर, ईद अलग त्यौहार है। ईस्टर ईसाइयों का त्यौहार है। तो वो कौन सा त्यौहार है? पोंगल। अब अपने यहाँ क्या है कि हर एक एरिए में, हर एक देश के हर एक हिस्से में हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब कि फसल कटने के बाद अलग तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। अपना देश बड़ा है और इसमें कई संस्कृति के लोग हैं, तो उसमें कौन कौन सा है ये इस पीडीएफ के लास्ट में हमने लिस्ट दे रखी है। फिर भी कुछ समझ लेते हैं। पहले तो अपने नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पतंग वाला त्यौहार। तो वो कब मनाया जाता है? वो जनवरी के महीने में, 14 जनवरी को खिचड़ी के नाम से हमारे यहाँ मतलब उत्तर भारत में मनाया जाता है। उसके अलावा ये पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पूरी साउथ इंडिया में ना, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। उसके बाद एक त्यौहार है बैसाखी। बैसाखी याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बैसाखी के दिन ही हुआ। तो बैसाखी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल। और बैसाखी कहाँ? पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में मनाया जाता है। वो भी फसल कटने के बाद, जब चैत की फसल कट जाती है तो वो अप्रैल के महीने में हार्वेस्ट फसल मनाते हैं। तो वो कौन सी होती है? बैसाखी। बैसाखी को वैसे भी याद रखेंगे कब मनाया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो ये 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके अलावा लोहरी मनाई जाती है। लोहरी पंजाब सिख समुदाय के लोग लोहरी मनाते हैं। तो लोहरी कब मनाई जाती है? जनवरी में। खिचड़ी के समय लोहरी मनाई जाती है, वो भी हार्वेस्ट फसल है। ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है। आप लोग सुने होंगे नौका रेस होता है ओणम, मतलब ये भी 10 दिनों का त्यौहार होता है। अगस्त और सितंबर के महीने में ये मनाई जाती है। अगस्त में शुरू होता है, सितंबर में, मतलब लंबा त्यौहार है ओणम। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ये सारे फेस्टिवल कौन से हैं? ये हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब फसल कटने के बाद। कौन? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति अपने उत्तर भारत में जनवरी के महीने में। पोंगल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, हर एक जगह। केरल में कब मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, इधर मनाया जाता है। तो पोंगल कब मनाया जाता है? ये भी जनवरी के महीने में 3-4 दिनों का त्यौहार होता है। पोंगल से एक गेम होती है, बड़ा न्यूज़ में रहता है, जल्लीकट्टू ना। जल्लीकट्टू गेम होता है, उसमें क्या होता है कि सांड को कंट्रोल में किया जाता है। तो बुल टेमिंग की गेम होती है जल्लीकट्टू, वो भी ये पोंगल के दिनों में मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाखी, बैसाखी याद रखिएगा 13 अप्रैल पंजाब में और हरियाणा में मनाया जाता है। लोहरी सिख समुदाय के लोग पंजाब जहाँ जहाँ भी हैं लोहरी मनाते हैं। कब? जनवरी में। ओणम केरल में। उसी तरह से एक त्यौहार है बिहू। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू मनाई जाती है असम में। फिर उसी तरह से एक बिहू असम में मनाई जाती है। ये भी लंबा त्यौहार है बिहू का भी, ये 6-7 दिनों तक चलता है। ये अप्रैल महीने में मनाई जाती है। और नुआखाई, नुआखाई, नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। ये पूरा लिस्ट ना पीडीएफ के बाद में नीचे दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारा मतलब लिस्ट है बाद में, इसीलिए मैं यहाँ पे सही से लिख नहीं रहा हूँ, बार बार रिवीजन कर रहे हैं। तो ये क्या है? नुआखाई। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। एक त्यौहार और है जो एनटीपीसी का बड़ा ही फेवरेट त्यौहार है, बांग्ला त्यौहार, वांगला त्यौहार। वांगला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि नाम बांग्ला है लेकिन मनाया कहाँ जाता है? मेघालय में। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल कटने के बाद ये नवंबर के महीने में मनाई जाती है।
शायद ये इकलौता ऐसा त्यौहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे, जो नवंबर के महीने में मनाया जाता है और ये मेघालय में मनाया जाता है, कि गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बांग्ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये इसलिए पूछते हैं बड़ा कि क्योंकि बांग्ला त्यौहार बंगाल से रिलेटेड है ना। बांग्ला, हिंदी में तो बांग्ला लिखते हैं, इंग्लिश में तो डब्ल्यू से लिखा जाता है। तो बांग्ला त्यौहार कहाँ? मेघालय में। कंफ्यूज नहीं होना है, बांग्ला त्यौहार मेघालय में, न कि पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में। और 2-3 फेस्टिवल है, लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राजस्थान की वो कौन सी कम्युनिटी है जो ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग से कौन से संबंधित है? इसमें है चिप्पा। ये कम्युनिटी है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बताया जा सकता है। ये न्यूज़ में रही थी। और ये मतलब कि ये जो पद्धति है ब्लॉक प्रिंटिंग की, इसमें करते क्या है कि कपड़ों पे या लकड़ियों पे ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब पुराने तरीके से ब्लॉक में जैसे कार्ड छापे जाते हैं, उसी तरह से ब्लॉक बनाए जाते हैं, उसमें मास्टर प्रिंट रखी जाती है और उसकी मदद से कपड़ों पे छपाई की जाती है। अभी कंप्यूटराइज नहीं, पुराने तरीके में तो कपड़ों से छपाई की जाती है। तो ये छिपा है, एक कम्युनिटी है, जयपुर के आसपास रहती है। ये लोग अभी पुराने तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। तो ये न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए पूछा गया है कि राजस्थान में वो ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब कि हाथ से छपाई, ऐसा समझिए। तो हाथ से छपाई वाला काम कौन से राजस्थान में कौन कम्युनिटी करती है? तो छिपा। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखते क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जनजाति पाया जाता है। तो वो कौन सा जनजाति है? जरावा। अंडमान निकोबार में 3-4 जनजाति पाई जाती हैं, जो मुख्य तरह से प्रसिद्ध हैं। एक तो ग्रेट अंडमानीज, तो अंडमान से अंडमानीज, तो ग्रेट अंडमानीज। दूसरा कौन सा है? ओंग ओरंग। और सेंटलीज एक मतलब ये लोग अभी भी पुराने समय की तरह रहते हैं, मतलब कि पूरी तरह से ये लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। तो कौन से हैं? सेंटलीज। और एक है शोम्पेन, तो ये कौन सी है? शोम्पेन। तो शोम्पेन। तो कौन कौन सी ट्राइब है यहाँ पे? ओंग, ओरंग, ग्रेट अंडमानीज और सेंटलीज। ये वो बहुत पुराने ट्राइब्स हैं। इसका भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जो ट्राइब पूछे जाते हैं पेपर में उसका नीचे लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो ओरंग, सेंटलीज, ग्रेट अंडमानीज, सैम्पेन कहा जाता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में। अंडमान में 5 ही ट्राइब हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओंग, ओरंग पूछा जाता है, सैम्पेन पूछा जाता है, और ये ग्रेट अंडमानीज। तो ग्रेट अंडमानीज तो पेपर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि अंडमान से अंडमानीज आसान हो जाता है। जरावा ट्राइब भी पूछा जाता है, तो जरावा तो यहाँ पूछ ही लिया है। इसके अलावा ये वाला ट्राइब फुलानी, तो फुलानी ट्राइब भारत की नहीं है। ये फुलानी ट्राइब पाई जाती है नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन ट्राइब है ये। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। थारू उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश के नेपाल वाले एरिया में ये थारू आदिवासी पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड है कि ये लोग दीपावली नहीं, तो थारू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। और ये वाला ट्राइब ये जापान का है, होकाइडो और होन्शु आइलैंड में ये आइनिस ट्राइब पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड से कौन कौन से ट्राइब हैं? ओंग, ओरंग, जारवा, ये सैम्पेन, सेंटलीज और सैम्पेन का नाम याद रखिएगा। ये लोग अभी भी अपने पुराने मतलब तीर धनुष, शिकार करना और भोजन करना, पूरी दुनिया से ये लोग हटे हुए हैं। कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था कि कोई बाहर का आया था और उसे लगा कि हम जाके देख लें, तो वो पूरी उसको हटाया गया है। वहाँ पे जाना मतलब
प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वो निषेध है, वहाँ पे जाया नहीं जाता है। तो कुछ बाहर के लोग अमेरिकन एडवेंचर करने के चक्कर में वहाँ गए थे, तो उन्होंने तीर से उनका शिकार कर दिया था, तो वो लोग ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ ट्राइब हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे आंध्र प्रदेश में ट्राइब हैं गोंड, डोंगरिया गोंड, थोटी। बिहार में ट्राइब पाए जाते हैं बिरहोर, और गुजरात में है कठोदी, जेनू। केरला लिस्ट दिया हुआ है, आप नीचे देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ऐसे मणिपुर में नागा, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। और ट्राइबल से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि सबसे अधिक ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं ट्राइब, तो परसेंटेज में सबसे अधिक ट्राइब पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। परसेंटेज में सबसे अधिक ट्राइब पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। अगर राज्य पूछे तो राज्य में कहाँ? मिजोरम में। सबसे अधिक ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम। पहले तो पूरे, मतलब कि अगर पूरा देखा जाए तो पूरे में कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के अलावा अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में मिजोरम में। मिजोरम में परसेंटेज वाइज में सबसे अधिक ट्राइब पाए जाते हैं। ट्राइब से मतलब है आदिवासी ना, सबसे अधिक आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज वाइज मिजोरम में। तो ये है। और अगर ऐसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन परसेंटेज वाइज सबसे अधिक, तो अगर ऑप्शन में लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप, और राज्य में अगर मिजोरम है तो मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, मेघालय, ऐसे करके। तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश सबसे अधिक पॉपुलेशन में। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि पीबीटीजी। पीबीटीजी का मतलब कि आदिवासियों में भी और पिछड़े आदिवासी, जो या तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है या ख़त्म हो रहा है, तो उनको कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीबीटीजी। ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये सबसे अधिक उड़ीसा में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस जिले में सबसे अधिक ट्राइब पाए जाते हैं, तो कौन सा जिला है? बस्तर। तो बस्तर जिले में सबसे अधिक ट्राइब पाए जाते हैं, मतलब आदिवासी, सॉरी। तो बस्तर में सबसे अधिक आदिवासी पाए जाते हैं। सबसे अधिक अगर किसी राज्य में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज में पूछा जाए तो लक्षद्वीप में और मिजोरम में। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो मिजोरम में सबसे अधिक, उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद मेघालय में। और ये पीबीटीजी सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पीबीटीजी सबसे अधिक उड़ीसा में। और कुछ ट्राइब के नाम हैं जो न्यूज़ में रहते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, उसका लिस्ट नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सारंगी प्लेयर का नाम बताइए जिसने पद्मश्री जीता था, ये 2014 में। तो ये क्या है कि ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, जो ये 2016 में जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था तब भी पूछा गया था, अभी भी पूछ लिया। तो मतलब ये कहने का ये है तात्पर्य कि ये लोग, मतलब पेपर आया और जिसको एडिट करना था उसने एडिट नहीं किया, तो वो क्वेश्चन फिर से आ गया। उसी तरह से फिर भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। तो ये है कि इन्होंने 2014 में पद्मश्री पाया था और ये सारंगी बजाते थे, तो उनका नाम बताइए। तो इसका आंसर है उस्ताद मोइनुद्दीन खान। देखिए, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, इसको याद रखना है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का ना बहुत कुछ है, तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम याद रहेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आ गए, जैसे ये देखिए, ये 2014 वाला क्वेश्चन, वो फिल्म वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये 14 वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, हो सकता है जेईई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया हो, अभी ये CBT 1 में भी पूछा गया है, क्या पता फिर CBT 2 में भी पूछा जाए। 2014 के बाद पता नहीं कितने बार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले, और उसमें बहुत आर्टिस्टों के नाम थे, सारंगी, सरोद और ये वो बजाने वाले। लेकिन ये क्वेश्चन ये पता नहीं उसी टाइम से घूम रहा है, सारंगी प्लेयर बताइए जो 2014 में पद्मश्री पाए थे, तो उसका क्या नाम था? उस्ताद मोइनुद्दीन खान। अब देखते हैं इनमें चारों में ये कौन है। ये साजिद हुसैन कौन थे? ये साजिद हुसैन एक म्यूजिक कंपोजर है। उस्ताद असद अली खान।
असद अली खान कौन से हैं? ये बीना बजाते हैं, ये बीना बजाते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। असद अली खान बीना बजाते हैं, इनको पद्म भूषण मिला था 2008 में। उसी तरह से उस्ताद मोइनुद्दीन खान सारंगी बजाने वाले हैं, और उस्ताद सुल्तान खान ये बजाते हैं सारंगी, ये बजाते हैं सारंगी। लेकिन इनको पद्म भूषण मिला था कब? 2010 में। और क्वेश्चन क्या पूछा है? पद्म श्री 2014 में। तो सारंगी बजाने वाले दो हो गए, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद लग गया तो मतलब सारंगी बजा रहे हैं, और लेकिन पद्मश्री से अलग हो गया। तो पद्मश्री 2014 में उस्ताद मोइनुद्दीन खान को, उस्ताद सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं, जो इनको 2010 में मिला था। तो दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि उस्ताद मोइनुद्दीन खान 2014 में, और उस्ताद सुल्तान खान सारंगी बजाने वाले ये 2010 में। इनको पद्मश्री मिला था, इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। तो इनको मिला था पद्म भूषण 2010 में। तो ये क्वेश्चन था 5वां। चलते हैं आगे। हाँ, अभी आज के पीडीएफ में तो नहीं, लेकिन फिर आने वाले समय में मैं ऐसे लिस्ट करके बता दूंगा कि मतलब ये प्लेयर कौन सा सिंगिंग, कौन सा प्लेयर, कौन सा मतलब कौन से गायक क्या बजाते हैं, और इनको कब अवार्ड मिला गया था, पद्मश्री या पद्म भूषण। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि उस्ताद मोइनुद्दीन खान जो सारंगी बजाते हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड किस सन में दिया गया था? 2014 में। ये ऐसे पूछा जाता है, मतलब नया चीज़ नहीं है कि ये उल्टा करके ये एक ही क्वेश्चन को दोबारा पूछ ले। तो उसमें दोबारा पूछ लिया क्या कि इसमें पूछ लिया उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उसमें पूछ लिया सन। या तो ये पूछ लिया उस्ताद मोइनुद्दीन खान जो सारंगी बजाते हैं उनको पद्मश्री अवार्ड, या 2014 में कौन सा सब पद्मा अवार्ड दिया गया था, तो पद्मश्री। तो 3-4 क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। देखते हैं 6वां क्वेश्चन। कलबेलिया फोक सॉन्ग कहाँ से, मतलब किस राज्य में ये होता है? फोक सॉन्ग और डांस कलबेलिया ना, ये ना नाग नागिन वाला डांस है, ये है राजस्थान का। कल भी हम लोग बहुत सारे फोक डांस और फोक सॉन्ग देखे थे, लेकिन ना इससे एक चीज़ ये है कि ये कलबेलिया फोक सॉन्ग जो है इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता है, मतलब कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यूनेस्को 2 तरह का वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है, एक तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का कहने का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको हम महसूस करते हैं। तो ये म्यूजिक क्या है? म्यूजिक हम लोग महसूस कर सकते हैं सुन के। तो ये जो म्यूजिक है इसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल साइट का दर्जा दिया हुआ है। इसमें और कौन कौन से नाम हैं? कुटियट्टम, कल याद करिए, कल के पेपर में बताए थे कुटियट्टम। अगर नहीं देखा आपने तो कल वाला वीडियोस देखिएगा। कुटियट्टम कहाँ का है? केरल का ना। ये केरल में संस्कृत थिएटर, जब कल थिएटर वाला क्वेश्चन में बताए थे कुटियट्टम, तो कुटियट्टम, मलखम वहाँ सब बताए थे। तो कुटियट्टम कहाँ है? केरल। तो कुटियट्टम को भी यूनेस्को साइट दिया गया था। ये सारे नाम जो हैं जो जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है, कुटियट्टम, उसके बाद वैदिक मतलब वेद पढ़ने की कला, तो वैदिक चांटिंग मतलब वेद पढ़ने की कला। उसके बाद रामलीला, रामलीला जो अपने यहाँ दिल्ली रामलीला मैदान से लेके यूपी बिहार के एरिया में खूब अच्छे से होता है। तो रामलीला को भी यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल मिला हुआ है। हमको मतलब हम लोगों को आसान लगेगा कि रामलीला, क्योंकि हम लोग के तरफ होता है। अब ये साउथ वाले लोगों के लिए रामलीला कुछ अजीब सा होगा, लेकिन केरल वालों के लिए कुटियट्टम नॉर्मल है, लेकिन हम लोग के लिए हाँ याद करना पड़ता है यार केरल के हाई कुटियट्टम। उसी तरह से रमन्ना फेस्टिवल गढ़वाल हिमालय में, ये भी एक रामलीला का प्रकार होता है जो उत्तराखंड एरिया में होता है। तो वो क्या है? रमन्ना ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में ना दुर्गा पूजा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा। इनटेंजिबल 2 तरह से होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे ताजमहल है तो वो कौन सा है? टेंजिबल है, उसको देख सकते हैं हम लोग, छू सकते हैं, इसको क्या महसूस कर सकते हैं हम लोग। तो इनटेंजिबल में दुर्गा पूजा अभी इसी महीने में दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कलबेलिया वाला ये क्वेश्चन
तो कलबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। उसके अलावा आप बताया कुटियाट्टम। और वैदिक पढ़ने का तरीका, रामलीला, रामलीला से दूसरा रिलेटेड है रमन्ना। एक है छऊ, कल इस पे बात हुई थी, छऊ। छऊ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, ये क्या है? कल्चरल क्लासिकल सॉन्ग ना, क्लासिकल डांस है, लेकिन ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा नहीं है। तो छऊ, और छऊ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, तो किसको दिया? पद्मश्री। पद्मश्री दिया गया था किसको? गुरु शंकर आचार्य को। तो छऊ से दिया गया था गुरु शंकर आचार्य, गुरु सुधाकर आचार्य, सॉरी, गुरु सुधाकर आचार्य, इनको दिया गया था पद्मश्री छऊ डांस के लिए। ये कहाँ के? झारखंड के। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, छऊ से लिए गुरु सुधाकर आचार्य। ये 2020 में दिया गया है ना, तो पेपर में पूछ सकता है। पद्मश्री दिया गया था छऊ से। छऊ क्यों इम्पोर्टेंट है? छऊ यूनेस्को हेरिटेज है, और यूनेस्को के जितने हेरिटेज हैं उनसे एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हैं, सारे हेरिटेज से आए हैं। या तो पूछ लिया है कि हेरिटेज है कि नहीं है, या तो सीधे दे दिया, जैसे यहाँ पूछ दिया कलबेलिया, कलबेलिया कहाँ का है। उसी तरह से वैदिक चांटिंग, रामलीला, रमन्ना पूछ देगा कि कहाँ का रामलीला होता है, रमन्ना, तो ये कहाँ का है? ये है उत्तराखंड एरिया में। उसी तरह से मुडियट्टू, मुडियट्टू भी, कुटियट्टम, मुडियट्टू, ये दोनों थिएटर फॉर्म है कहाँ के? केरल के। तो केरल में कौन कौन से? कुटियट्टम, मुडियट्टू। अभी बताया मैंने दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इसी साल हुआ है, इसी साल दुर्गा पूजा को यूनेस्को साइट में ऐड किया गया है, अभी दिसंबर के महीने में। इसके अलावा वैदिक बुद्धिस्ट जो लोग मंत्र वंत्र उच्चारण करते हैं लद्दाख में, वो भी संकीर्तन मणिपुर का, उसको भी यूनेस्को साइट में दिया गया है। कल इसका लिस्ट दे देंगे हम, मतलब कि अभी आज तो नहीं। और पंजाब में ब्रास, मतलब कि पीतल का काम वो लोग जो करते हैं, और वो कारीगरी, उसको भी यूनेस्को साइट में। नवरोज़ त्यौहार, योगा, कुंभ मेला, तो योगा, कुंभ मेला, योगा, ये सब एक ही साथ मिला था। इस साल दुर्गा पूजा को मिला है, तो दुर्गा पूजा याद रखिएगा। छऊ डांस याद रखिएगा, रामलीला, रमन्ना, ये सब, कुटियट्टम, मुडियट्टू, ये सब। तो ये छठवां क्वेश्चन ये था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जलीकट्टू। जलीकट्टू क्या है? ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था जलीकट्टू, फिर से देखते हैं। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल किस में होता था? जलीकट्टू पोंगल में ना। तो पोंगल में क्या होता था? जलीकट्टू। जलीकट्टू में होता क्या है? सांड को कंट्रोल किया जाता है ना, तो बुल टेमिंग का काम होता है। तो पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल नेम ऑफ, ये गलत हो गया। पॉपुलर वाटर स्पोर्ट गलत हो गया। ये बुल वर्शिप फेस्टिवल पशुपति, ये भी गलत है। मतलब ये कह रहा है कि सांड की पूजा, तो ये गलत है। ये क्या है कि बुल टेमिंग, मतलब कि सांड को कंट्रोल करने वाला, तो सांड को कंट्रोल करने वाला तमिलनाडु में, तो ये क्या है? जलीकट्टू है। इसी तरह से अभी इसी महीने में, तो इसी महीने में ये क्या है कि इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया था जलीकट्टू को, कि जलीकट्टू नहीं होना चाहिए, जानवरों पे अत्याचार होता है, लेकिन अभी भी होता है जलीकट्टू। एक और था कम्बाला। कम्बाला क्या होता है? कम्बाला होता है भैंसे का दौड़, भैंसे के साथ दौड़ा जाता है, जिसका भैंसा जीत गया उसको विनर घोषित किया जाता है। तो कम्बाला कहाँ होता है? कम्बाला होता है कर्नाटक में। और जलीकट्टू कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार। पोंगल क्या था? हार्वेस्ट फेस्टिवल था। हार्वेस्ट करने का मतलब फसल कटने के बाद, तो जब फसल अच्छी हो जाती है तो उसके लिए कौन सा त्यौहार किया जाता है? जलीकट्टू। और फसल अच्छी हो इसके लिए कौन सा त्यौहार किया जाता है? कम्बाला। कम्बाला कहाँ होता है? कर्नाटक में। और एक और त्यौहार होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या होता है? बैलगाड़ी दौड़। तो बैलगाड़ी दौड़ कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इन तीनों त्योहारों को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था 2014 में। लेकिन जलीकट्टू और कम्बाला तो हो रहे थे, लेकिन ये वाला बैलगाड़ी दौड़ बंद हो गया था महाराष्ट्र में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बैलगाड़ी दौड़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जलीकट्टू, कम्बाला और बैलगाड़ी।
जल्लीकट्टू क्या है, पोंगल में होता है और फसल अच्छी होने के बाद होता है जल्लीकट्टू। उसी तरह से कम्बाला कहाँ होता है, कर्नाटक में, फसल अच्छी हो इसके लिए कम्बाला होता है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? एक फेस्टिवल है जिसमें सांड को कंट्रोल किया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुल टेमिंग स्पोर्ट्स। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। वह कौन सा जनजाति है जो भगोरिया त्यौहार मनाता है? तो भगोरिया क्या है, एक जनजाति त्यौहार है। ये मतलब इसमें होता क्या है कि मतलब एक मेला लगा होता है, उसमें सारे एडल्ट्स मेंबर जो हैं, जो शादी करने लायक हैं, लड़के लड़के जाते हैं और मतलब जिसको एक दूसरे से जो पसंद हो जाता है फिर वो एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। ये त्यौहार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्रा एरिया में मनाया जाता है। ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये कौन सा त्यौहार है? भील जनजाति द्वारा ये भगोरिया फेस्टिवल मनाया जाता है। अब ये क्या है कि विच डांस फॉर्म इज नोटेड? गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह, इनके द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? तो इनके द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? इनके द्वारा डांस किया जाता है मणिपुरी। कल क्वेश्चन में क्या था कि ओडिसी डांस कौन करता है? तो ओडिसी कौन सा? सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह वाला था ओडिसी। आज क्या पेपर में है कि गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस डांस से बिलोंग करते हैं? तो वो क्या है? मणिपुरी। मैंने क्या बताया था? 8 डांस फॉर्म जो क्लासिकल हैं। तो क्लासिकल 8 डांस फॉर्म को भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सतारिया और मणिपुरी। अब बात यह है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी। ये वो सारे जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, या 2019 में दिया गया हो, 2020 में दिया गया हो या 2021 में दिया गया हो। तो इन सब के नाम जो किसी अगर मतलब क्लासिकल डांस फॉर्म से संबंधित हैं वो पेपर में सीधे पूछ लेता है। उसी तरह से इनको अवार्ड दिया गया था तो राजकुमार सिंहजीत सिंह को पूछा गया। इस साल 2020 में पद्मश्री किसको मिला है? इंदिरा पीपी बोरा। इंदिरा पीपी बोरा ना, ये किस डांस फॉर्म से? ये हैं इंदिरा पीपी बोरा। ये सतारिया असम वाले डांस फॉर्म से है, सतारिया से। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में इनको क्या दिया गया था? पद्म श्री दिया गया था। तो पद्मश्री दिया गया था तो इंदिरा पीपी बोरा 2020 में सतारिया। उसी तरह से भरतनाट्यम में कृष्णन अय्यर हैं, रुक्मणी देवी हैं। पूरा लिस्ट नीचे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा डांस फॉर्म से कौन सा मतलब आर्टिस्ट संबंध रखता है। और पेपर में पूछते रहते हैं, वही लोग पूछे जाते हैं जो लोग न्यूज़ में हो। न्यूज़ में कैसे होते हैं? इनको कोई अवार्ड मिल गया या सैड मतलब गुजर गए ये लोग, तो वो लोग न्यूज़ में हो जाते हैं और न्यूज़ में होने की वजह से पेपर में पूछ लेता है। तो या तो आप कर सकते हैं कि वो जो पद्म अवार्ड की साइट है उस पर जाइए और देखिए कि आर्ट वाले सेक्शन से 2019 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में किसको किसको अवार्ड दिया गया। और ध्यान से कि जो क्लासिकल वाले से हों, तो क्लासिकल वाले में आपको 3 या 4 नाम मिलेंगे। जैसे ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए 2019 का कल बात हुई थी, पडवानी संगीत से किसको दिया गया था? तीजन बाई को ना, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री 10-10 नाम होंगे। तो वो आप याद रखेंगे। या तो पूछ लेगा सीधे कि पडवानी सिंगिंग किससे है। जैसे भूपेन हजारिका असम से, वो वहाँ के फोक और लोर सिंगर मतलब वहाँ के लोकगीत गाते थे, तो भूपेन हजारिका को दिया गया था 2019 में भारत रत्न। उसी तरह से तीजन बाई थी पद्म विभूषण। बलवंत मोरसकर फुलेंड्रे करके एक थे, ये देखिए नीचे क्वेश्चन है, पद्म विभूषण इन द फिल्म
आर्ट एक्टिंग थिएटर 2019। तो इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण 2019 में। तो 2019 में इनको आर्ट वाले सेक्शन से मिला था, तो नाम पूछ लिया। तो वो कौन से हैं? बलवंत मोरेश्वर। तो इसी तरह से 2018, 19, 20, 21 आर्ट वाले सेक्शन से 10-10 नाम होंगे। 10 नाम 2019 का, 10 नाम 2020 का। 2-2 बार आप देखेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो कल या परसों में जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो उसके PDF लास्ट में मैं दे दूंगा। वैसे तो आज इस 9 वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कौन से जो लोग प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है, उन्हीं लोगों की वजह से मतलब ये वाला क्लासिकल डांस का उद्धार हुआ, या इनको आज जाना जाता है। जैसे कथक में बिरजू महाराज हैं ना, लीला सोखे हैं जिनको मेनका कहा जाता है। उसी तरह से कथकली में रमा कुट्टी नैयर। तो इस तरह से इसका लिस्ट नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे 10-12 क्वेश्चन के साथ। आप रिवीजन करते रहिएगा।